back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is atomic structure. This is the chapter number 4. So today we will discuss about the Rutherford gold foil experiments or Rutherford scattering experiment और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. सो एक ही तरीके से मतलब बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड हैं, मतलब एक टॉपिक को 3 नाम दे दिए गए. इसके अलावा भी हम मतलब और भी टॉपिक को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अक्सर बन जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चों को के सर से ऊपर जाता रहता है वो टॉपिक. तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को. बने रहिए जैसे इस क्लासेस के साथ. सो बेटा हम लोग को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रदरफोर्ड्स का अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल. सो अर्न्स्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायरेक्टेड अल्फ़ा स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया था. ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई थी. कहाँ पर करवाई थी? देखो अपने बुक में पहले देखो क्या लिखा है भाई कि रदरफोर्ड टूक अ वेरी थिन कॉयल गोल्ड फॉयल एंड बम्बार्ड अल्फ़ा पार्टिकल ऑन इट. रदरफोर्ड ने एक गोल्ड का फॉयल का लिया था और उसको बम्बारी करवाई थी. उसके ऊपर उस पार्टिकल के ऊपर अल्फ़ा कणों की बम्बारी करवाई थी. अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, किस लिए किया था, किस रीज़न से कर रहे थे, ये सब आप लोग को आगे पता चलेगा. क्योंकि अभी तक आप लोग पढ़ रहे हो कि अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, लगातार एक बार इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, फिर पता है कुछ लोगों ने अंकाश लगाया कि अब बता ये पता लगाते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी जगह कहाँ है, वो कहाँ पर होते हैं एटम में. तो इसी तरीके से डिस्कवरी करते 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 न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो गई, जिसकी खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को. तो कैसे उन्होंने पता लगाया, चलिए इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने पता लगाया था. तो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए. तो क्या बताया मैंने कि रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक पतला सा गोल्ड का फॉयल लिया जिस पर उन्होंने अल्फ़ा कणों की बमबारी करवाई. अब देखो क्या, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव निकल रहे थे, किरणें निकल रही, जिनको बोलते हैं पोलोनियम. इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व का भी यूज़ किया था जिसको बोलते हैं पोलोनियम. ये अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो पास कराए गए थे गोल्ड फॉयल से, और उसके बाद जिसका जो फॉयल था वो बना था स्ट्राइक एंड कर रहा था जिंक सल्फ़र की स्क्रीन बनी थी उसके ऊपर. ये जो स्क्रीन है ना वो जिंक सल्फ़र की बनी हुई है. अब चलो इस पर आ जाओ. तो यहाँ पे मैंने बताया कि इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का बमबारी करवाया था गोल्ड फॉयल पे. तो ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल. उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, मतलब सोने की तार ही लिए एज वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पतली लेयर बना सके. क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड जो होता है वो बहुत मैलिएबल मेटल होता है, मतलब आसानी से ठोक पीट के उसको हम लोग एकदम पतला तार बना सकते हैं. इसी वजह से उन्होंने इसका गोल्ड का यूज़ किया. अब भाई यहाँ पर उन्होंने ये क्या किया, ये हमारा गोल्ड का फॉयल है, ये गोल्ड का फॉयल यहाँ पर लगा हुआ है और ये लेड लिया गया है. ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी यहीं पर कुछ है जिसका नाम है पोलोनियम. अल्फ़ा रेज़ यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से इस गोल्ड फॉयल पर टकरा करके अलग अलग स्क्रीन पर शो हो रही हैं. तो जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का यूज़ किया गया है. ये हमारी पूरी स्क्रीन है और ये हमारा गोल्ड का फॉयल है, और यहाँ से अल्फ़ा किरणें जो हैं, अल्फ़ा रेज़ जो हैं वो जा रही हैं. सो नोट क्या करना है यहाँ पर, देखो कि एक पार्टिकल्स जो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डबली चार्ज हीलियम है, मतलब हीलियम के 2 पार्टिकल उसमें कंटेन हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, और ये फॉर्म हुए हैं बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम एटम. और ये कैसे बने हैं, जो हीलियम एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद रिमूव हुए, उसके बाद ये बने हैं. सो ये नोट था, ये आप लोग को याद रख लेना क्योंकि हीलियम पार्टिकल्स का इसमें यूज़ किया गया है. सो ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने ये चीज़ करवाई, जब अल्फ़ा कणों की बमबारी करवाई उन्होंने गोल्ड के फॉयल पर, सोने के तार पर, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो कराया. देखो ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का डायग्राम उनको मिला. सो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, कि अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं कि सीधे जा रहे हैं, उस फॉयल को सीधे पार कर ले रहे हैं. सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो अपने लाइट से क्या, अपनी जो रे है अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है, क्या हो गया, ये जाते जाते मुड़ गए. अब तीसरी बात इन्होंने बताई कि बहुत कम, मतलब 1000 मतलब 10,000 में से एक, मतलब बहुत कम जो है
अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो या तो डिफ्लेक्टेड हो गए या तो बहुत लार्ज एंगल के साथ कंप्लीट बाउंस बैक हो गए। मतलब यहाँ पर देखो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए। बाउंस बैक मतलब जानते हो ना कि बॉल को फेंका और फिर से वो बॉल उसी मीडियम में उसी डायरेक्शन में, ठीक है, उतनी ही दूरी पर आपके पास आ जाए तो उसे बोलते हैं बाउंस बैक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कम्प्लीटली बाउंस बैक हो गया डिफ्लेक्शन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम दिखाया गया है। फिर क्या बताया गया, कंक्लूज़न क्या निकलता है इस चीज़ से? इस चीज़ से कंक्लूज़न ये निकलता है बेटा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन विच शो दैट एटम कंटेन अ लार्ज स्पेस ऑन इट। अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो पास हो जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में से, जिससे ये पता चलता है कि ज़रूर एटम में लार्ज स्पेस खाली है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्या उसमें खाली है किसी एटम में। फिर उन्होंने बताया, बहुत हिल रहा है ये, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्टेड हो गए, वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ एट डिफरेंट एंगल। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे आप लोगों ने पीछे देखा क्या हुआ कि वो डिफ्लेक्ट हो गए अपने एंगल से, है ना, यहाँ पे जा रहे थे अब इधर की तरफ मुड़ गए, ठीक है, इनका रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ है यानी कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं विच शो डैट एटम इज टाइनी बट हैवी पॉजिटिवली चार्ज। एटम भले ही छोटा सा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ये बात उन्होंने पता लगाई। फिर उन्होंने पता लगाया कि द मास ऑफ एटम कंसनट्रेटेड इन टिनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो मास है, जो पूरा भार है एटम का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके कोर में प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे डेंसेड पार्ट है एटम का, ये भी उन्होंने पता लगाया कि न्यूक्लियस जो है वो सबसे भारी यानी डेंसेड पार्ट है, घना पार्ट है किसी भी एटम का। जो साइज़ है न्यूक्लियस का बहुत स्मॉल है इन कंपेयर टू साइज़ ऑफ एन एटम। एक एटम के कंपेयर्ड में उस जो है न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत छोटा है, उन्हें ये भी बात पता चली। अब उन्होंने फिर कहा, क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने ये भी पता लगाया कि क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर एक डिस्टेंस मेंटेन करके, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है हमारा, इसके अंदर है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें पता लगी थी जब इन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई थी गोल्ड के फॉइल पे। यहाँ पर देख रहे हो ना आपकी कुछ किरणें जो है बाउंस बैक होकर के डिफ्लेक्टेड एंगल बना लेती हैं और कुछ जो है बाउंस होकर, तो जो बाउंस बैक हो रही है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ज़रूर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दो निगेटिव चार्ज, मतलब दो अगर अनलाइक चार्ज है लाइक पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई जा रही है, तो बीच में ज़रूर यहाँ प्लस वाला साइन जा रहा है, इधर से प्लस वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं, ज़रूर से वहाँ पर भी बीच में भी कहीं अल्फ़ा पार्टिकल है, इसी वजह से उन लोग का डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें पता लगी थी हमारे इस मॉडल में, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंटल स्कैटरिंग मॉडल में। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है, अपने टॉपिक के अनुसार देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। चलो रदरफोर्ड का मॉडल तो हो गया, अब हम लोग को देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो चलो देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आप लोग को पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, द नंबर, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई जेड। जो नंबर होता है प्रोटॉन का जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में किसी एटम के, उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये किससे डिनोट करते हैं, इसको जेड से। एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है हम लोग का जेड इक्वल टू कितना होता है हम लोग का, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसको आप लोग बुक में भी देख सकते हो, बुक में हमारा है ना एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जहाँ पर एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग प्रोटॉन ही निकाल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है निलिजिबल है, ना के बराबर है। अब देखते हैं मास नंबर। मास नंबर देखने से पहले आप लोग के में एक टॉपिक है न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो न्यूक्लियस किसी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं कलेक्टिवली उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में होंगे तो उनको बोलेंगे क्या हम लोग, न्यूक्लियॉन्स।
तो न्यूक्लियस के अंदर, जब किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की जो कलेक्टिवली हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेग्लिजिबल मास होता है। इसी वजह से ज़्यादातर मास किसका है न्यूक्लियस के अंदर, जो होता है न्यूक्लियोलस। कुछ सब पार्टिकल जो होते हैं न्यूट्रॉन्स के, प्रोटॉन, एंड नोन एज मास नंबर। मास जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए से। मास नंबर जो हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। अभी मैंने फिर से बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनों का मास जो है वो ना के बराबर है, इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ले रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ठीक है, सो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा तो आप लोग भी इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैलकुलेशन बेस्ड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अगर कोई एटम जो है एटॉमिक मास उसका ए है और एटॉमिक नंबर उसका जेड है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि मास नंबर में से हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है एक एटम में पता चल जाएंगे। ओके, जैसा कि देखो यहाँ पर दिया है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एक मिनट, आप लोग को एटॉमिक नंबर दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, अब शायद थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को एटॉमिक नंबर, देखो अब दिख रहा होगा आप लोग को। एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिथियम का लिया गया है। ठीक है, तो हमें एटॉमिक नंबर यहाँ पे Z कितना है 3, मास नंबर यहाँ पर 7 है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर = 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम लोग मास में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक जो है नंबर को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी एटम में कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। जनरली एक एटम जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है बाय द सिंबल फॉर एन एलिमेंट। किसी भी एटम के द्वारा जो है जनरली एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल, एलिमेंट के सिंबल के साथ। तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम लोअर साइड में लिखते हैं, ठीक है, एंड मास नंबर जो होता है उसको हम लोग ऊपर के साइड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम विद एटॉमिक नंबर = 11 एंड मास नंबर = 23 मे बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर सोडियम को हम लोग कैसे शो किए हैं, सोडियम जो है हमारा, यहाँ पर हम लोग क्या बताया गया है कि एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे लिखेंगे और मास नंबर को हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोग का टॉपिक आता है आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, और आइसोटोन्स। तो देखो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोप। जैसे क्लोरीन 17, फ्लोरीन 17 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार ऐसे एटम जिसमें डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे लेकिन सेम मास नंबर होगा, मास नंबर यहाँ पर सेम होगा। आइसोटोन में क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, आइसोबार में मास नंबर सेम होगा। आइसोबार जो होता है हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोबार जो होता है डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। फिर है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जो होते हैं एटम होते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है आइसोटोन का। अभी आइसोटोन आप लोग के सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जिस बोथ कंटेन सेम न्यूट्रॉन, यहाँ पर देखोगे आप लोग कैलकुलेट करके तो नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आएगी, सिमिलर आएगी, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आइसोटोन है। अब मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर पढ़ लिया कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉन्स्टिट्यूट द मास नंबर ऑफ एन एटम। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लें तो हमें उस एटम का मास पता चल जाएगा, जिसको हम लोग शो करते हैं ए से। अगर आप लोग को दे दिया कोई एटम है एक्स जिसका इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसका न्यूट्रॉन 7 है, ठीक है, फाइंड द एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक नंबर आपको निकालना हो तो आप लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का जो है या निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या को या एटॉमिक नंबर को या फिर एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, चलो देखो।
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार एटम हैज़ अ स्मॉल पॉजिटिव न्यूक्लियस। एटम के पास एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा जो है न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव भरा होता है, पॉजिटिव साइन भरे होते हैं, कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस सेम वे प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड सन। और उन्होंने ये भी बताया कि जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे ऑर्बिट के चारों ओर, यानी कि हम ये हमारे ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने बताया जिस तरीके से प्लैनेट में ऑर्बिट जो होते हैं वो सन का चक्कर लगा, जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जैसे सन का चक्कर लगाते रहते हैं सब। तो उन्होंने इस तरीके, तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा भाई, हमारा सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होंगे। फिर यहाँ पे ये हमारी शेल होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो उस चीज़ को नाम दिया इन्होंने, आप देखोगे ऑर्बिट या शेल। अब ये बात उन्होंने नहीं बताई थी, रदरफोर्ड ने तो इतना नहीं बताया था, डिटेल में इन्होंने बताया था नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बोर्स ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स वर ग्रुप टुगेदर इन शेल। उन्होंने बताया, नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में वो एक ग्रुप में होते हैं, आपस में एक शेल से डिनोट किए जाते हैं, और ये शेल जो होती हैं उसमें लिमिटेड नंबर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब एक निश्चित मात्रा में, ऐसा नहीं कि हम कितने भी इलेक्ट्रॉन भर दें 50 60 इतने, इसमें सब नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भरी जानी है वो लिमिटेड होगी। तो फर्स्ट शेल में उन्होंने बताया कि फर्स्ट शेल जो होती है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, जैसे आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सी शेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली, तो ये वाली हमारी क्या होगी, फर्स्ट शेल होगी। और उसके फर्स्ट सेल के बाद वाली सेल जो होगी वो क्या होगी, सेकंड सेल होगी। उसी तरीके से थर्ड फोर्थ 5 जो भी होगी सेल बढ़ती जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस एंड इट कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट सेल में, उसमें जो होगा ये स्ट्रांगली अटैक्ड होगी न्यूक्लियस से, मतलब बहुत कायदे से क्या होगी, अट्रैक्टेड होगी, अटैच्ड होगी, जिसके वजह से इसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बताया भाई, चलो देखते हैं। और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिल्ड होते हैं शेल में एंड डिटरमाइंड बाय द फार्मूला 2n² व्हेन रिफर टू नंबर ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। समझ रहे हो आप लोग, मतलब उन्होंने 2n² फार्मूला का यूज़ किया शेल को निकालने के लिए। फर्स्ट शेल के लिए के, फर्स्ट शेल का नाम दिया उन्होंने के, सेकंड शेल का नाम उन्होंने एल दिया, थर्ड शेल का नाम उन्होंने एम दिया। तो अगर हमें इस फॉर्मूले से के एल एम का मान निकालना हो, वैल्यू निकालनी हो, तो हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे फाइंड करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग भाई, नंबर से शेल उन्होंने दिए, कौन कौन से शेल दिए उन्होंने, के एल एम, ठीक है, के एल एम, जहाँ पे फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकंड शेल है, ये हमारी थर्ड शेल है, ठीक है, ये हमारी थर्ड शेल है। तो अगर हमें इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो कैसे भरेंगे, 2 इंटू फर्स्ट शेल में कितना है, फर्स्ट शेल में हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को दिया है कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2, सेकंड शेल में हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे शेल का नंबर लिख रहे हैं हम लोग, शेल नंबर क्या है हमारा, 2 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। यहाँ पर इसका पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8। फिर थर्ड वाले का निकालते हैं, थर्ड वाले का 2 इंटू, यहाँ पे थर्ड सेल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, यानी कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी शेल के बढ़ते जाएंगे नंबर, ठीक है। सो व्हेन फर्स्ट सेल इज़ फिल्ड, जब फर्स्ट सेल यानी पहली सेल फिल्ड हो जाती है तब दूसरी सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड शेल जो होती है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को फोल्ड कर सकती है। आफ्टर द फिलिंग ऑफ सेकेंड शेल थर्ड सेल स्टार्ट फिलिंग, और सेकेंड सेल के भरने के बाद हम लोग थर्ड सेल को भरना स्टार्ट करेंगे। ये शेल जो होती है वो ऑल्सो उसमें होल्ड कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम इसमें भी हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। अब हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग देखोगे किस तरीके से हम लोग को अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, जहाँ पर मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।